वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ एक्शन मेथड। तो बेसिकली जो आपके एक्शन मेथड होते हैं वो डिफाइन होते हैं अंडर कंट्रोलर क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं और फॉर परफॉर्मिंग यूजर इंटरेक्शन, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, एक्शन मेथड बोला जाता है। अब जब हम एक्शन मेथड बनाते हैं ना, तो एक्शन मेथड बनाने के कुछ सेटअप्स रूल होते हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी हम कोई एक्शन मेथड बनाएंगे तो वो हमेशा पब्लिक होगा, ठीक है। और अगर हमने उसको पब्लिक नहीं बनाया तो इसका मतलब वो एक्शन मेथड है ही नहीं। ओके। रूल नंबर 2 कहता है कि हम कभी भी जो हमारा एक्शन मेथड है उसको हम स्टैटिक नहीं बना सकते। रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि इन जनरल इट इज़ नॉट सजेस्टेड टू ओवरलोड एक्शन मेथड, ठीक है। हम एक्शन मेथड को ओवरलोड नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अलग तरीके का डेकोरेटिव एक्शन मेथड एट्रीब्यूट बनाने पड़ेंगे। अभी कैसे बनते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कि हमारे पास यहाँ पर कई सारे कंट्रोलर है, तो इसमें हमारे पास एक है टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो ये टेस्ट कंट्रोलर मैंने इसको ओपन कर लिया। अब सपोज कि मुझे बनाने हैं ओवरलोड मेथड। ओवरलोड मेथड क्या होते हैं? ऐसे मेथड जिनका नाम तो सेम होता है बट पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। तो वो चीज हम करते हैं। सपोज करो हमारे पास यहां पर एक मेथड है, इस मेथड का नाम क्या है, से हेलो। इसमें हमने क्या दिया, हेलो हाउ आर यू। तो ये एक मैसेज है। अब हम क्या करते हैं, अब इसी नाम से एक और मेथड हम क्रिएट करते हैं इसमें। तो हमारा जो दूसरा मेथड है उसका भी नाम सेम है, इस मेथड का भी नाम, ये भी एक तरह का क्या है, एक्शन मेथड है, इसका भी नाम से हेलो है। और इसके पहले हमने जो मेथड बनाया था उसका भी नाम क्या है, से हेलो। पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा पहला एक्शन मेथड है से हेलो, इसमें 0 पैरामीटर है, मतलब पैरामीटर नहीं है इसमें। पर जो हमने दूसरा वाला बनाया है इसमें हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं जो कि है नेम, राइट। तो अगर हम इसको रन करेंगे, ठीक है, दोनों सेम मेथड है, अगर हम इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो हम इसको चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर हमने कंट्रोलर का नाम और जो हमारा एक्शन मेथड है उसका नाम हमने यूआरएल में दे दिया है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये दिया है तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने तो ये बना रखा है ना, हमारे पास ये टेस्ट कंट्रोलर के अंदर ये इस नाम से 2 मेथड हमने बना रखे हैं, से हेलो, और हमने यहाँ पर भी वही कॉल किया है, से हेलो शे हेलो। बट यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एरर मैसेज है आप वो एक बार ध्यान से पढ़िएगा। द करंट रिक्वेस्ट फॉर एक्शन से हेलो ऑन कंट्रोलर टाइप टेस्ट कंट्रोलर इज एम्बिगुअस बिटवीन द फॉलोइंग एक्शन मेथड। ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये जो इशू आप देख रहे हो, इसको अगर फिक्स करना है तो कैसे करना है। देखो अगर इसको आपको फिक्स करना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है भाई कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इफ रिक्वायर्ड वी कैन स्टिल डू दैट बाय डेकोरेटिंग द मेथड विथ एक्शन नेम एट्रीब्यूट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली चीज़, इस वाली चीज़ को आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। तो हमें क्या लगाना है, पहले हमें ये लगाना है ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, एक्शन नेम। फिर क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे ये स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर लिखेंगे डबल कोटेशन, और इसके अंदर आपको एक नाम देना पड़ेगा। तो इसका नाम हमने दे दिया लाइक से हेलो 1। ओके, ये देखो ये हमने कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, अब इसी चीज़ को फिर से कॉपी कर लो जो हमने किया मेथड 1 के लिए। अब हम इसी चीज़ को करेंगे मेथड 2 के लिए, बट यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा से हेलो 2 करेंगे। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब भी आप एक्शन मेथड को कॉल करोगे तो यहाँ पर हमने जो ये एक्शन नेम दे रखा है ना, से हेलो 1 और से हेलो 2, इन्हीं दोनों की हेल्प से हम इन दोनों मेथड को कॉल करेंगे। कैसे, चलिए मैं आपको आउटपुट में दिखाता हूँ। फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे अपने कंट्रोलर का नाम और फिर हमारे पास मेथड। देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है से हेलो, ये मेथड का नाम है। और हमारा जो एक्शन है वो क्या है, एक्शन नेम क्या है, से हेलो 1। तो जब भी हम अगर हमें कोई ओवरलोडेड मेथड कॉल करना है, एक्शन मेथड को कॉल करना है, तो हमेशा उसके एक्शन नेम से हम उसको कॉल करेंगे। तो सपोज अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ से हेलो, अगर मैंने लिखा से हेलो, तो जब भी मैं से हेलो लिखूंगा तो हमें एरर मिलेगा। पर अगर वहीं जो हमारा एक्शन नेम क्या है, से हेलो 1, और दूसरे का क्या है, से हेलो 2, तो इन दोनों में से अगर आपको पहले वाले को कॉल करना है तो जो भी आपका एक्शन नेम है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हमारा एक्शन नेम क्या है, से हेलो 1। तो जैसे मैं से हेलो 1 लिखूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या, हेलो हाउ आर यू नाम से आपको एक आउटपुट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो कि हमारा पहला जो ये मेथड आप देख रहे हो ये रन हो गया।
जब रन हुआ तो हमने क्या कॉल किया, हमने यूज़ किया उसमें एक्शन नेम को, इसमें यूज़ किया यूआरएल में। अब वहीं पर अगर हमें दूसरा रन करना है तो इसका नाम क्या है, से हेलो टू। तो जैसे ही हमने से हेलो टू को रन किया तो अब यहां पर देखो से हेलो टू में तो हमने क्या दे रखा है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो से हेलो टू में हमने एक नाम पास कर रखा है, एक पैरामीटर पास कर रखा है। तो ये पैरामीटर आप कहोगे पैरामीटर सर कैसे पास करना है, तो देखो पैरामीटर कैसे पास करोगे, विद द हेल्प ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। अब क्वेरी स्ट्रिंग जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जो भी यूआरएल है मतलब आपके कंट्रोलर का नाम, आपके एक्शन मेथड का नाम, उसके बाद लगाओ एक क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे देखो हमने जो पैरामीटर बनाया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है नेम। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, नेम। अब नेम की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू जब भी आएगी इक्वल टू के बाद, तो इक्वल टू के बाद जो भी नाम होगा आप वो नाम पास करके जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपका आउटपुट आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, हेलो। जैसे कि आपने रिटर्न में क्या लिखा, पहले लिखा आपने हेलो, हेलो के बाद जो नेम की वैल्यू होगी, जो ये पैरामीटर है नेम, इसकी वैल्यू होगी, तो हमने क्या दिया था, कोडर बाबा दिया था, तो हेलो कोडर बाबा। उसके बाद हाउ आर यू, हाउ आर यू आपको दिख रहा है। तो ये एक तरीका है जब भी हम एक्शन मेथड को ओवरलोड करेंगे। देखो रूल नंबर 4 कहता है कि अगर आपको डिफाइन करना है एक नॉन एक्शन मेथड, मतलब ऐसे मेथड जिनका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, नॉन एक्शन मेथड। ठीक है, अब ये नॉन एक्शन मेथड अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप या तो उसके एक्सेस स्पेसिफायर को पब्लिक मत रखना, पब्लिक के अलावा कुछ भी रख देना, वो नॉन एक्शन मेथड बन जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जैसे कि हमने अभी यूज किया था ये मेथड को ओवरलोड करते टाइम जो हमने बनाया था, डेकोरेटिव ये बनाए थे, एक्शन नेम बनाए थे ना, तो वही चीज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, डेकोरेटिव नॉन एक्शन एट्रीब्यूट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज हम करेंगे, बट यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज करेंगे। देखो अगर आप कोई मेथड बना रहे हो उसका एक्सेस स्पेसिफायर या तो प्राइवेट कर दो तब वो क्या कहलाएगा, नॉन एक्शन मेथड, या तो इंटरनल कर दो तब भी वो नॉन एक्शन मेथड, या फिर प्रोटेक्टेड कर दोगे तब भी वो नॉन एक्शन मेथड कहलाएगा, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब होगा तो आपके कंट्रोल में डिफाइन तो होगा पर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें बनाना है वो मेथड, तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सेस स्पेसिफायर, मैंने बोला प्राइवेट, और प्राइवेट के बाद हमारा ये मेथड है। अब आप देखो मेथड का नाम क्या है, प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्प्ले। तो क्या होगा अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ सिंपली, और इसकी जगह पे आप अपना डिस्प्ले वाला मेथड कॉल करो, ये देखो। तो जैसे मैंने डिस्प्ले वाला मेथड कॉल किया ना, तो ये आपको दे रहा है भैया 404 का एरर, कि भाई वो पर्टिकुलर जो मेथड है जो आप एक्शन मेथड कॉल कर रहे हो वो है ही नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये नॉन एक्शन मेथड है। पर अगर इसी को मैं पब्लिक कर दूं तो उस केस में क्या होगा, और जैसे यहाँ पर मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करूँगा तो आप देख सकोगे इसका जो ये रिटर्न क्या कर रहा है, नॉन एक्शन मेथड ये आपको रिटर्न कर रहा है। पर अगर इसी चीज़ को मैं क्या कर दूँ, प्राइवेट कर दूँ या प्रोटेक्टेड कर दूँ, तो भाई इस केस में ये हमारा हो गया नॉन एक्शन मेथड। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ नॉन एक्शन मेथड डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास वही मेथड है, ये हमारे पास डिस्प्ले था, और हमारे पास एक और मेथड है डिस्प्ले का, ये मैंने ले लिया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये नॉन एक्शन मेथड के बीच में क्या नहीं होगा, ये हमारा क्या नहीं होगा, कोई भी स्पेस नहीं होगा, और इसका नाम हम दे देते हैं डिस्प्ले 2। ठीक है, हमने दो अलग अलग मेथड क्रिएट करे हैं नॉन एक्शन मेथड, राइट। तो अब आप या तो एक्सेस स्पेसिफायर चेंज कर दो, पब्लिक हटा, पब्लिक ना करके कोई अदर कर दोगे तो भी वो आपका मेथड नॉन एक्शन मेथड बन जाएगा, या फिर आप इस तरीके का डेकोरेटिव एट्रीब्यूट अगर आप ऐड कर दोगे किसी भी मेथड से पहले तो वो मेथड क्या बन जाएगा, आपका नॉन एक्शन मेथड। अब यहाँ पर देखो मैंने तो इसको पब्लिक कर रखा है और यहाँ पर क्या यूज कर रखा है, नॉन एक्शन एट्रीब्यूट। तो क्या ये रन होगा या नहीं, तो ये भी हम चेक करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करो। अब यहाँ पर मैं जो हमारा मेथड डिस्प्ले 2 है हम उसको कॉल कर रहे हैं, ये देखो, तो हमें क्या मिल रहा है 404। तो यानी कि इन बोथ केस अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें 404 एरर देखने को मिलेगा दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, नॉन एक्शन मेथड भी हमने बना लिया। अब हमारा जो अगला रूल है वो क्या कह रहा है, हमारा अगला रूल नंबर 5 कह रहा है कि जब भी हम कोई एक्शन मेथड बनाते हैं तो वो एक्शन मेथड कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। अब ये क्या रिटर्न करेगा, उसको हम बोलते हैं एक्शन रिजल्ट। जो भी वो रिटर्न करेगा ना, उसका जो भी रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, एक्शन रिजल्ट टाइप होगा।
और इस एक्शन रिजल्ट टाइप के अंदर कई सारे सब क्लासेस होंगी, जैसे कि व्यू रिजल्ट, पार्शियल व्यू रिजल्ट, रीडायरेक्ट टू राउट रिजल्ट, रीडायरेक्ट रिजल्ट, जेसन रिजल्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे सब क्लासेस होंगे इस एक्शन रिजल्ट में, और यही आपका एज अ आउटपुट आप मान के चलो। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यूज़ होता है व्यू रिजल्ट, ओके, बिकॉज कि ये जब भी आपका व्यू रिजल्ट प्रिपेयर करेगा ये हमेशा व्यू की बात करता है। व्यू यानी कि जो भी यूजर इंटरफेस होता ये उसकी बात करता है। तो यहाँ पर अगर हम एक सिग्नेचर देखें कि सिग्नेचर ऑफ एक्शन मेथड क्या होगा, पहले तो पब्लिक आप यूज़ करोगे, फिर आपके एक्शन रिजल्ट आप लिखोगे, फिर उसका कोई नाम होगा, फिर उसमें कोई पैरामीटर हो सकता है, और फिर बाकी जो आपका लॉजिक या आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, और फिर लास्ट में आपको उसको रिटर्न कर देना होगा। तो ये एक तरह का सिंटैक्स कह सकते हो। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन रिजल्ट जो होगा ना वो कौन सा है, व्यू रिजल्ट। मतलब अगर आपका कोई भी पेज बना रहे हो एमवीसी में, तो जब भी वो कुछ रिटर्न करेगा वो आप मान के चलो व्यू रिजल्ट ही होगा, ज़्यादातर केसेस में व्यू रिजल्ट होगा। वेयर अ व्यू इन एन एमवीसी एप्लीकेशन इज द यूआई विच कंटेन ऑल द प्रेजेंटेशन लॉजिक इन इट। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो भी यूजर को दिखेगा वो इस व्यू के थ्रू ही दिखेगा। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि टू रिटर्न एन एक्शन रिजल्ट वी आर प्रोवाइडेड विथ अ सेट ऑफ मेथड नोन एज हेल्पर मेथड, and these helper method are defined under controller class which is the parent class of all our controller। तो सिंपल, जो भी हमें एक्शन रिजल्ट दिखता है ना उसके लिए हमें हेल्प पड़ती है हेल्पर मेथड की। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट हैं, एक तरफ है अपने हेल्पर मेथड और दूसरी तरफ है अपने एक्शन रिजल्ट जो कि रिटर्न होने वाले हैं। मतलब अगर हम व्यू हेल्पर मेथड यूज करेंगे तो जो भी हमारा रिटर्न टाइप होगा हमारे एक्शन रिजल्ट का वो क्या होगा, व्यू रिजल्ट होगा। अगर हम पार्शियल व्यू यूज करेंगे तो जो भी हमारा रिटर्न टाइप होगा एक्शन रिजल्ट का वो पार्शियल व्यू रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से इस तरफ बहुत सारे हेल्पर मेथड आपको देखने को मिल जाते हैं और इस तरफ उनके जो भी रिटर्न टाइप्स होंगे एक्शन रिजल्ट के वो देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्यू के बारे में। व्हाट इज व्यू? व्यू तो आपको पता ही है कि यूजर इंटरफेस है, वो प्रेजेंटेशन है जो यूजर को दिखाई दी जाती है। तो यहाँ पे व्यू जो है, व्यू इज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एमवीसी एप्लीकेशन विच एक्ट एज यूआई फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा और रिजल्ट टू इंड यूजर। हाँ बिल्कुल सही। इसमें एक और पॉइंट है कि व्यूज आर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा एज वेल एज द डेटा मैनिपुलेशन। बिल्कुल सही है। एमवीसी एप्लीकेशन में व्यू आर स्टोर अंडर द व्यू फोल्डर। व्यू फोल्डर के अंदर व्यू स्टोर होते हैं, अच्छी बात है। एंड अंडर दिस फोल्डर अ सेपरेट फोल्डर इज मेंटेन। अच्छा, व्यू के अंदर भी एक सेपरेट फोल्डर होता है। तो यहाँ पर देखो व्यू के अंदर सारे जो यूआई व्यू होंगे वो मेंटेन किए जाएंगे। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर आपको एक सेपरेट फोल्डर मिल जाता है। हाँ भाई, डेमो और परम। तो डेमो क्या है? डेमो नाम से हमने कंट्रोलर बनाया था, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में। तो जैसे ही हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली डेमो नाम से वो फोल्डर बन जाएगा। फिर जैसे ही हमने यहाँ पे देखो एक दूसरा कंट्रोलर क्रिएट किया था उसके नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा। सब फोल्डर की बात कर रहा हूँ, ये सब फोल्डर कहाँ होते हैं? व्यू फोल्डर के अंदर। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि देखो अगर हमने कहाँ गया, ओके, मेंटेन, अच्छा, स्टोरिंग व्यू एसोसिएटेड टू ईच कंट्रोलर। हाँ ठीक है, वो बात तो है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ वी हैव ए एम्प्लॉय कंट्रोलर, वो कह रहा है अगर हमने एक एम्प्लॉय कंट्रोलर बनाया या है हमारे पास, देन अंडर दिस व्यू फोल्डर वी हैव एम्प्लॉय फोल्डर फॉर स्टोरिंग ऑल द व्यू दैट आर एसोसिएटेड विथ एम्प्लॉय कंट्रोलर। हाँ मतलब कि अगर आपने एम्प्लॉय नाम से कोई कंट्रोलर बनाया है तो जैसे आप एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर बनाओगे तो व्यू फोल्डर के अंदर उस कंट्रोलर से रिलेटेड एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसको आप सब फोल्डर कह सकते हो, ठीक है। और जितने भी उस एम्प्लॉय कंट्रोलर से रिलेटेड जितने भी आपके कह सकते हो कि मेथड होंगे, इवेंट होंगे, जो भी सारी चीज़ें होंगी जो कि एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो सब कुछ उसी फोल्डर में, व्यू फोल्डर में स्टोर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखो एक छोटा सा नोट्स यहाँ पर है कि भाई अगर आप कोई भी कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हो, कोई कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हो स्कैफोल्डिंग के थ्रू, तो भैया यानी कि ऑटोमेटिक जो तरीका है उसके थ्रू करोगे, तो ऐसे में आपका जो फोल्डर होगा वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा आपके
व्यू फोल्डर में। तो क्या करते हैं, अभी हम एक एम्प्लॉय नाम का एक व्यू यहाँ पर कंट्रोलर ऐड करते हैं। अभी हम एक एम्प्लॉय नाम का एक कंट्रोलर ऐड करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, आप कंट्रोलर पे राइट क्लिक करना, ऐड पे आना और यहाँ पर सीधा ये स्कैप होल्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये सेलेक्ट करना, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने अपने कंट्रोलर का नाम दिया एम्प्लॉय, और जैसे ही हमने इसको ऐड पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पर व्यू में अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही फोल्डर हैं। अभी ये स्कैप फोल्डिंग के थ्रू हमारा ये कंट्रोलर ऐड हो रहा है। कंट्रोलर का नाम क्या है, एम्प्लॉय। अब यहाँ पर देखो, आप देख पा रहे हो एक दूसरा फोल्डर व्यू फोल्डर के अंदर बन चुका है एम्प्लॉय नाम से, आप देख पा रहे हो। तो ऑटोमेटिकली होगा जब आप स्कैप फोल्डिंग के थ्रू कोई भी कंट्रोलर ऐड करोगे। यहाँ पर देखो ये व्यू फोल्डर, इसके अंदर आपका एम्प्लॉय नाम का फोल्डर बन चुका है, और कंट्रोलर के अंदर आप आओगे तो कंट्रोलर के अंदर भी आपका एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर बन चुका है। ठीक है, तो बस वही बात वो कह रहा है कि आपका जो भी व्यू होगा उस व्यू वाले फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपके कंट्रोलर से रिलेटेड। अब अंडर द व्यू फोल्डर ना, वी कैन आल्सो मेंटेन अ फोल्डर विद द नेम शेयर्ड फॉर स्टोरिंग द व्यू दैट आर कॉमन फॉर मल्टीपल कंट्रोलर। ठीक है, तो उसके अंदर भी हम एक शेयर्ड नाम से एक फोल्डर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, MVC एप्लीकेशन में जो व्यू होते हैं आर प्रोसेस बाय व्यू इंजन। व्यू को प्रोसेस किया जाता है व्यू इंजन के थ्रू। अब ये व्यू इंजन 2 तरीके होते हैं। पहला होता है जो ASP.NET वेब फॉर्म में यूज किया जाता था, जिसका एक्सटेंशन .ASPX इंजन बोलते हैं जिसको। नंबर दूसरा है रेजर इंजन। तो MVC में रेजर इंजन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ASPX इंजन बहुत कम, मतलब ज़्यादातर लोग यूज़ ही नहीं करते, बिकॉज कि इसमें थोड़ी सी आपको कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा मतलब वो उसमें ज़्यादा काम करने पड़ सकते हैं। ठीक है, पर MVC के लिहाज से आपका रेजर इंजन वो काफ़ी सिंपल और सरल है, आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है अगर हम ASPX इंजन यूज करते हैं, सो दिस इज द डिफॉल्ट व्यू इंजन दैट इज इंट्रोड्यूस अलॉन्ग विद MVC 2008 में, एंड द कोडिंग स्टाइल इज एग्जैक्टली सिमिलर टू जैसे कि हम ASP.NET वेब फॉर्म में यूज़ करते थे, उसी तरीके से कि आप किसी भी बटन पर डबल क्लिक करोगे तो तुरंत उसका बटन का क्लिक इवेंट आ जाएगा, है ना। तो व्यू और कोड विंडो, तो ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसमें जो पेज होगा उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .ASPX होगा, तो वही पुराना ASP.NET वाला। पर MVC अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा व्यू इंजन होता है मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो होता है रेजर इंजन। ठीक है, अब रेजर इंजन को जब MVC 3.0 लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, और इन दिस केस व्यू पेज विल बी हैविंग एन एक्सटेंशन ऑफ, अगर हम C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन होगा .CSHTML। अगर हम विजुअल बेसिक यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .VBHTML। ये पेज के एक्सटेंशन के नाम होंगे जो कि व्यू के अंदर होंगे, एंड बेस्ड ऑन द लैंग्वेज वी यूजिंग फॉर डेवलपिंग द व्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं कि जो हमारा रेजर इंजन होता है इज अ मोस्ट एडवांस व्यू इंजन होता है, एंड दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड व्यू इंजन इन MVC। सो पेज दैट आर क्रिएटेड फॉर रेजर इंजन आर नोन एज रेजर पेज, एंड दीज पेज कैन बी कंटेन बोथ HTML एंड C# कोड विथ एन ईजी सिंटेक्स। तो आप क्या करते हो, जैसे कि जब हम ASP.NET वेब फॉर्म की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, आपका एक जो होता है जिसका एक्सटेंशन होता है .ASPX, उसमें क्या होता है आपके HTML के कोड होते हैं। फिर एक आपका होता है उसी के अंदर सब फाइल होती है आपके पेज का नाम .ASPX, फिर डॉट के बाद CS होता है लास्ट में, जिसमें कि आपका डायनेमिक कोड होता है, बैकएंड का कोड होता है। पर रेजर इंजन में क्या हो गया, आप HTML के कोड लिखो और उसी में ही आप C# के कोड को मेंशन कर दो, जैसे आप PHP में करते हो। अगर आपको कुछ आइडिया हो PHP का तो वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो, राइट। तो ये था एक्शन मेथड से जुड़ी हुई कुछ बातें। आने वाले वीडियो में हम आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।